हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस और उसमें कुछ टॉपिक्स। ठीक है, किसी एक यूनिट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, एनटीए यूजीसी नेट में कितनी यूनिट्स होती हैं पेपर 2 के लिए? कौन सा पेपर है जी? पेपर 2, कॉमर्स। ठीक है जी। तो देखिए, उसमें 10 यूनिट होती हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कराऊंगी। ठीक है जी। और ज्योति कॉमर्स क्लासेस पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अपने दूसरे चैनल पर, कॉमर्स एकेडमी। आपका स्वागत है, वेलकम है कॉमर्स एकेडमी पर। उस पर हम सारी यूनिट को अगेन वन बाई वन, जैसे जैसे हमारे यूनिट्स खत्म होते जाएंगे, हम दूसरी यूनिट को पकड़ते जाएंगे और टॉपिक्स को खत्म करते जाएंगे। इस चैनल पर मैं आपको सारी यूनिट्स का सारे टॉपिक्स कराने वाली हूँ, इसलिए मैंने न्यू चैनल ड्रॉ किया है, बनाया है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट आज हम पढ़ेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। चलिए, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पूछा था, टाइप ऑफ बैंक्स। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो कैसा रहा। ठीक है, बैंक क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैंक्स नेक्स्ट क्लास में। वन बाई वन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये इसका यूनिट के टॉपिक्स हैं जो इसमें है। चलिए, बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्ट वन, हमारी जो क्लास वन है। ठीक है जी। चलिए, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग का क्या डेफिनेशन होता है? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या परफॉर्म करता है, डिपॉजिट लेता है और उधार देता है। ठीक है, लोगों का सेविंग लेता है और उधार देता है। बैंक अलाउ एक करता है एक पर्सन को, अगर उसका जैसे कि उसकी इनकम 10,000 थी। ठीक है, उसने अपना खर्चा 8,000 कर लिया, 2,000 की उसको सेविंग हो गई। उस सेविंग को वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकता है और उससे इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, अर्निंग कर सकता है। जैसे वो बैंक में डिपॉजिट करेगा और बैंक उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, जिससे उसको और भी अर्निंग हो सकती है। तो और ये क्या करता है, लोगों को उधार देता है। ठीक है, हु नीड मनी, जिसको पैसे की जरूरत होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, जिनको वो इंटरेस्ट रेट पर क्या देता है, मनी उधार देता है। ठीक है, तो बैंक एक्ट करता है एज ए इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी मतलब मध्यस्थ के रूप में, लोगों से सेविंग लेता है और फिर उसको क्या करता है, लैंडिंग करता है, लोगों को देता है उसको, जिससे कि हमारा जो मनी का ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके लोगों को। ठीक है जी, ये होता है बैंक का डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट। ठीक है जी। देखिए, एक तो डिपॉजिट होता है, जैसे कि आपने पैसा जमा किया तो आपको इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, ये बैंक दे रहा है। ओके, उसके बाद लैंडिंग रेट, वो क्या कर रहा है, उधार दे रहा है, तो उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट होती है। तो ये कहता है कि क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों अलग अलग रेट होती हैं। ठीक है जी, डिपॉजिट वालों के लिए और रेट होगी, लैंडिंग वालों के लिए और रेट होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। असेंशियल फीचर ऑफ फंक्शन ऑफ द बैंक, कि बैंक जो होता है वो क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, बैंक का क्या क्या रोल होता है। देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, अगर ये हो पाता है तो। एक मिनट। 1 सेकेंड, अगर हो पाता है तो हम करते हैं। डोंट, चलिए ऐसे ही पढ़ पढ़ लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट का, मतलब लोगों का पैसा जमा करता है और मनी आपको उधार देता है, लैंडिंग करता है मनी का। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, मध्यस्थ के रूप में होता है। ठीक है, और ये कहता है इजी पेमेंट,
एंड विड्रॉल, आप ये आसानी से अगर कोई बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो किसी को पेमेंट कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, बैंक के थ्रू ही होता है। और विड्रॉल, आप पैसा आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये रिस्क को मैनेजमेंट करता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारी मनी पड़ी है, बहुत सारा कैश पड़ा है, वो ऐसे ही बेकार पड़ा है, अगर आप उसको बैंकों में इन्वेस्ट कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपको अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, पैसा उधार लेता है लोगों से, लोगों को देता है, और क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि बोरोअर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उसको मनी की नीड हुई, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक से जाकर उधार ले सकते हैं। और उधार लेंगे तो वो उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट करेंगे और उससे पैसा अर्न करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या रहा, पहले क्या था बैंक, पहले आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंसी, आफ्टर इंडिपेंडेंसी, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंसी, कैसा रोल था बैंक का। ठीक है, चलिए मॉडर्न में बैंकिंग इन इंडिया ओरिजिनेटेड कब आया था, 18th सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सबसे पहला कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कब बनाया गया था, 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाँ जी, इसका समापन होने वाला था, ये लिक्विडेट हो गया था 1829 को और 32, ये लिक्विडेट हो गया था, समापन हो गया था, मीन खत्म हो गया था। उसके बाद एंड द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कौन सा बैंक आया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कब बनाया गया था, 1786 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, स्थापित किया गया था। ये फेल हो गया था 1791 में। ठीक है जी, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बनाया गया था, 1770 में, ये कब लिक्विडेट हो गया, 1829 से 1832 तक। जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 1786 में, और ये फेल हो गया था 1791 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक, सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा पुराना जो अभी भी है, कौन सा है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एसबीआई कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत पुराना बैंक है, ठीक है, और लार्जेस्ट बैंक है। ये ऑरिजिनेट किया गया था, स्टार्ट किया गया था वर्किंग एज बैंक ऑफ कलकत्ता। इसका स्टार्टिंग में नेम क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता। इन मिड जून 1806 में, इन 1909 सॉरी 1809 में क्या हुआ, इसका रीनेम कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। जो हमारा एसबीआई है वो सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, सबसे बड़ा भी है। इसका पहले नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 में एस्टेब्लाइज किया गया था। ठीक है जी, फिर 1809 में क्या किया, बैंक ऑफ बंगाल इसका नाम रख दिया गया, मीन इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया गया। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ते हैं, दिस वॉज वन ऑफ द थ्री बैंक्स, क्या हुआ, अब मर्जर स्टार्ट होगा। दिस वॉज द वन ऑफ द थ्री बैंक फाउंडेड बाई प्रेसिडेंट गवर्नमेंट। अदर टू बैंक कौन से, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसे हम BOB भी कह सकते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, ये किसका डेट, इसका डेट क्या था, 1843। इन तीनों बैंक्स का क्या किया गया, थ्री बैंक्स मर्ज, ये तीनों जो बैंक्स थे, एक वो वाला बैंक ऑफ, क्या रख दिया गया था उसका नाम, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, उन तीनों बैंक्स का मर्ज किया गया 1921 में, मर्ज किए गए मतलब एक जगह रख दिया गया उनका। ठीक है, टू फॉर्म इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम रख दिया गया, इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंसी बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंसी मीन जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका नाम निकल कर आया, कब आया, 1955, SBI। फॉर मैनी ईयर्स ये एक काशी सेंट्रल बैंक की तरह इसने काम किया, सेबी ने। ठीक है, और उसके बाद जब तक फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लाइज किया गया था, कब, 1935 में। ठीक है, इसका एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934, ये भी आ जाता है पेपर में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 1935 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या एक्ट है, 1934। ठीक है जी, उसके बाद बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया में क्या था, 1960
1955 में सेबी आ गया था, नाम उसका रख दिया था। 1960 में क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। मतलब ये कंट्रोल कर रहा था 8 एसोसिएटेड बैंक्स को, कौन, सेबी। ठीक है, द मर्जर्स दीज एसोसिएटेड बैंक्स विद सेबी वेंट इनटू द इफेक्ट ऑफ, सेबी के साथ जो मर्जर किया गया था, ठीक है, वो कब आया था, 1 अप्रैल 2017 में। 1969 में क्या हुआ था भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, नेशनलाइजेशन कर दिया। कितने बैंक्स का, 14 बैंक्स का। ठीक है, मेजर प्राइवेट बैंक्स उसमें थे। वन ऑफ द बिग बैंक, ठीक है, वन ऑफ द बिग बैंक वाज बैंक ऑफ इंडिया। 1980 में, पहले तो 1969 में 14 बैंक्स का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। फिर 1980 में, ये 1969 की बात है, और 1980 में 6 और ज़्यादा, मतलब 6 और बैंक्स का क्या कर दिया गया, प्राइवेट बैंक्स जो थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। दीज नेशनलाइजेशन आर मेजॉरिटी ऑफ द लेंडर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, ये डोमिनेट करते थे बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, बहुत सारा लार्ज साइज में इसका नेटवर्क था। चलिए, इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स को क्लासिफाई किया गया है 2 शेड्यूल्स में। एक होता है, जैसे कि टाइप ऑफ बैंक हम पढ़ते हैं जब, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। बैंक को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक तो है शेड्यूल बैंक। ठीक है, क्या है, शेड्यूल बैंक, और दूसरा है नॉन शेड्यूल बैंक। ये कुछ इस तरह बता रहा है। शेड्यूल बैंक आर दोज इंक्लूड, जो सेकंड में आते हैं, सेकंड शेड्यूल बैंक। ठीक है, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वे कौन से होते हैं, शेड्यूल बैंक। रिजर्व बैंक का एक्ट कौन सा है, 1934। शेड्यूल बैंक को और भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें क्या आता है, नेशनलाइजेशन बैंक आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, एसोसिएटेड कौन कौन से हैं इसके, रीजनल रूरल बैंक, जैसे हम आरआरबी भी कहते हैं, फॉरेन बैंक, इंडियन प्राइवेट सेक्टर के जो दूसरे वाले बैंक। सेबी हैज merged its associated bank into itself to create the large बैंक इन इंडिया। क्या किया गया, सेबी को दूसरे जो उसके एसोसिएटेड बैंक थे उसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सेबी था और बहुत सारे जो बैंक्स थे उन सबको मर्ज कर दिया गया, क्योंकि एक लार्जेस्ट लेवल पर एक बैंक स्थापित करना था। कब हुआ ये, 1 अप्रैल 2017। ठीक है, विद दिस मर्जर सेबी एज ग्लोबल रैंकिंग, सेबी की ग्लोबल रैंकिंग क्या था, 236। ठीक है जी, और कॉमर्शियल बैंक प्रेफर टू द बॉस शेड्यूल, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो शेड्यूल भी होते हैं और नॉन शेड्यूल भी होते हैं, जो रेगुलेट होते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये याद रखिए जी, ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर हमारे कॉमर्शियल बैंक आते हैं, जो शेड्यूल भी होते हैं और नॉन शेड्यूल भी होते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, जो बैंक होता है वो एक्ट करता है एज ए इंटरमीडिएटरी, मध्यस्थ की तरह। कैसे करता है, प्रोसेस ऑफ फंडिंग, ये फंडिंग लेता है लोगों से, डिपोजिटर्स जो होते हैं उनसे पैसा लेता है और बोरोवर को पैसा देता है, तो एज ए इंटरमीडिएटरी काम हुआ ये। ठीक है, तो प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, और जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है, वगैरह वगैरह। चलिए, हाउ द बैंक प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे वो बढ़ावा देता है। ठीक है, ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा देता है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पीपल होते हैं, ठीक है, लोग, मतलब वो अपना जो भी उसका सेविंग होता है, जैसे कुछ उसमें उन्होंने खर्च कर दिया, कुछ का सेविंग कर लिया, सेविंग को वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इधर उन्होंने अपना एक्सेस मनी देखा कि मेरे पास इतना बैंक पैसा है, तो वो गया बैंक में, बैंक में जाकर उसने डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाँ जी, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद बैंक ने उस पैसा को
बैंक लैंड द मनी टू द इन्वेस्टर एंड बोरोअर। क्या कर दिया, जो बोरोअर्स थे और जो इन्वेस्टर्स थे उनको पैसा उधार दे दिया। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर्स ने वो पैसा यूज किया और इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में, जिससे क्या हुआ, इन्वेस्टेड मनी विल ब्रिंग मोर रिटर्न। उन्होंने इन्वेस्ट किया जिससे प्रोडक्शन होगा, सेल होएगी, प्रॉफिट होएगा, तो उससे ज़्यादा रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, उनको क्या मिल जाएगा, ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद इंक्रीज किया उन्होंने एम्प्लॉयमेंट। अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, इनकम जनरेट होगी लोगों की। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हाँ जी, फिर क्या किया उन्होंने, तो मोर इनकम मीन मोर सेविंग। अगर आपने मोर आपकी इनकम है तो इसका मतलब आप मोर सेविंग करोगे। मोर सेविंग तो आप मोर ज़्यादा बैंक्स में दोगे, और जिससे क्या होगी, मोर लैंडिंग होगी, जिससे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। समझे, इकोनॉमिक ग्रोथ में बैंक किस तरह अपना रोल अदा करता है। चलिए छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक ही पढ़ेंगे। टाइप ऑफ बैंक्स क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ द बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक जो करेंसी छापता है। ठीक है, कंट्रोल करता है वो सारे बैंक्स को। बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके दो पार्ट्स किए गए हैं, एक तो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज। फिर कॉमर्शियल बैंक का दो पार्ट किया गया है, पब्लिक कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक होते हैं, और जो हमारे रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनमें कॉरपोरेट बैंक होते हैं। चलिए, हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है, मतलब सेंट्रल लेवल पर। क्या है, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, एक बड़े लेवल पर काम करती है ये। इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1935 में। ठीक है, बट वॉज नेशनलाइज, इसको नेशनलाइज कब किया गया था भाई, 1 जनवरी 1949 को, नई साल वाले दिन 1949 को इसने क्या कर दिया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है जी, अंडर द टर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट, ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप, इसका पब्लिकली ऑनरशिप हो गया था, गवर्नमेंट के हाथों में आ गया था ये। इन 1949 में क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो हमारे कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल बैंक्स को डील करता है। 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इंटैक्ट which empowered Reserve Bank of India to regulate, control and inspect the bank in India। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड करता है दैट नो न्यू बैंक, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ऑल्सो प्रोवाइड दैट नो न्यू बैंक्स, वो नया बैंक नहीं ला सकता, और ब्रांच एन एग्जिस्टिंग बैंक कुड बी ओपन विदाउट लाइसेंसिंग फ्रॉम आरबीआई। अगर आपको कोई बैंक ओपन करना है, ठीक है, तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, समझे। एंड नो टू बैंक्स कुड हैव कॉमन डायरेक्टर्स, और दो बैंक्स का कोई एक कॉमन डायरेक्टर नहीं होगा, समझे। मतलब आरबीआई बड़ा है, आरबीआई बड़े लेवल पर काम करता है, वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, परमिशन करता है कि आप ये करो, आप वो करो। चलिए नेशनलाइजेशन पढ़ लेते हैं बैंक्स का, जो हमने पढ़ा था ना, 14 बैंक्स का क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, कब, 1969 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूइंग द बैंकिंग कंपनीज, उन्होंने बैंकिंग कंपनीज को लॉन्च किया, एक्विजिशन किया, ट्रांसफर किया। ठीक है, 1969 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 4 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स का। कब किया था, फ्रॉम द मिड नाइट 19 जुलाई 1969। दीज बैंक्स, ये क्या करते थे, ये 85% ऑफ द बैंक डिपॉजिट इन अ कंट्री, इनमें 85% हमारा डिपॉजिट था इन बैंक्स में। विद इन 2 वीक्स, 2 वीक में ही, ऑफ इशू द ओरिएंटेशन,
पार्लियामेंट पास द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर बिल, 2 वीक्स में ही सारा काम हो गया था। इट रिसीव द प्रेसिडेंटल अप्रूवल, इसने अप्रूवल कब लिया? 9 अगस्त 1969 को। उसके बाद नेशनलाइजेशन कौन कौन से बैंक का हुआ था वो पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, देखिए बैंक्स 1969 में ये भी आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए कौन से बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। बैंक ऑफ, कौन कौन से थे? इलाहाबाद बैंक्स, नाउ इंडियन बैंक कहते हैं जिसको, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, दीना जिसे हम बड़ौदा बैंक कहते हैं, इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक ओवरसी बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक जिसे कैनरा कहते हैं, यूसीओ बैंक, ठीक है जी। और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भाई, हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गए। हाँ जी, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सॉरी, जिसे नाउ पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, उन सबका क्या कर दिया गया था? नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। चलिए 1979 में क्या हुआ? 6 और बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। जो विद द सेकंड राउंड नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल अराउंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना कंट्रोल था? 81%, ठीक है। चलिए कौन कौन से बैंक्स थे? पंजाब सिड बैंक्स, ठीक है, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट बैंक, आंध्रा बैंक जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाउ पंजाब नेशनल बैंक्स, ठीक है। 1993 में भी कुछ हुआ था, गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया था न्यू बैंक ऑफ इंडिया को विद पंजाब नेशनल बैंक के साथ। देखिए ये मर्जर भी आ जाते हैं, 1993 में भी हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। इट वॉज एट द टाइम ओनली मर्जर बिटवीन नेशनलाइजेशन बैंक एंड रिजल्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ, कितने बैंक्स थे? 20 बैंक्स थे पहले ये सॉरी, एक और मर्जर हुआ तो इससे कितने रह गए? 90 ही रह गए, ठीक है। 1990 में नेशनलाइजेशन बैंक ग्रू हुए अराउंड 4% एंड क्लोजर द एवरेज रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हाँ जी, अब पढ़ लेते हैं लिबराइजेशन। 1990, 1990 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली लिबराइजेशन की, लाइसेंसिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक, अगर आप कोई छोटा बैंक ओपन करना चाहते हो तो आप उसको आसानी से लाइसेंस प्रोवाइड किए जाने लगे। केम टू नो एज द न्यू जनरेशन एंड टैक्स सर्वे बैंक, इंक्लूड था इसमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, फर्स्ट ऑफ द न्यू जनरेशन बैंक सेटअप, कौन सा था ये? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। उसके बाद विच लेटर, मतलब बाद में इसको अमलगमेटेड कर दिया गया था ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ, इंडस्ट्रियल बैंक, यूटीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन के साथ साथ 1990 में क्या आ गया? लिबराइजेशन, मीन जो छोटे सेक्टर के बैंक थे उनको भी आप लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है जी। जैसे कि बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई विद स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल दीज 3 सेक्टर्स, बैंक्स में गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स नए नए निकल कर आए। उसके बाद पढ़ते हैं बैंकिंग। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द बैंकिंग हैज बीन सेट अप, ठीक है जी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स 4 किसके लिए था? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल द फॉरनर, जितने भी फॉरनर थे, ठीक है, इन्वेस्टर्स थे इन अ बैंक में, वो क्या कर सकते हैं? अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरनर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड वोटिंग राइट हो उनके पास होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कुड एक्सीड द
प्रेजेंट कैपिटल किस 10% एट प्रेजेंट किसके पास होगा वोटिंग राइट? जिसके पास 10% कैपिटल होगी या उससे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज लिमिट टू 49% कर दी गई थी। उसके बाद ये बढ़ाकर कर दी गई 74%, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है, उनमें कुछ पाबंदियां भी थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद पढ़ते हैं जी द न्यू पॉलिसी, नई नई पॉलिसी निकाली। बैंकर्स स्टिल दिस टाइम वर यूज 4 मेथड्स, जैसे बोरोवर के लिए था 4%, ठीक है, एंड लैंड करते थे वो 6%, गो टू होम एट 4%, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ, नई नई पॉलिसी के साथ साथ पीपल डिमांडेड मोर फ्रॉम देयर बैंक्स एंड रिसीव मोर, ठीक है। चलिए अब कुछ मर्जर्स थे, छोटा सा पढ़ लेते हैं। वैसे मर्जर्स का एक अलग क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मर्जर्स हैं। तो 2010 में क्या हुआ, सेबी को मर्ज कर दिया गया, एसबीआई को मर्ज कर दिया गया इसके एसोसिएटेड बैंक के साथ, ठीक है, एंड जिसका नाम था बीएस एंड एसबीआई, ठीक है। उसके बाद एंड मर्जर प्रोसेस चलती रही, मर्जर ऑफ 5 रिमेनिंग एसोसिएटेड बैंक्स, दूसरे जो 5 और एसोसिएट बैंक थे उनका भी मर्जर कर दिया गया था, ठीक है, जयपुर, बीकानेर वगैरह। तो इस तरह हमारे जो मर्जर का सिस्टम था वो चलता रहा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हाँ जी, 15 फरवरी 2017 को भी मर्जर किए गए थे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है मर्जर ऑफ 5 एसोसिएटेड बैंक विद सेबी, सेबी के साथ 5 एसोसिएटेड बैंक को मर्ज कर दिया गया था। चलिए हाँ जी, अब बढ़ लेते हैं आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं आजकल क्या यूज़ कर रहे हैं, आईटी मतलब ऑनलाइन सर्विस, जिससे क्या होता है आसानी से उनका काम हो जाता है। आप घर बैठे कभी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो आजकल यूज़ कर रहे हैं हम क्या, आईटी। बैंक हैज़ मॉडर्नाइजेशंस देयर सर्विस फैसिलिटी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के द्वारा वो अपना जो भी सेवा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जिससे वो आसानी से फ्लेक्सिबल, कस्टमर्स को इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है, ठीक है। वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग हो गया, ठीक है, ई बैंकिंग हो गया। इससे क्या हुआ, कस्टमर्स को बेनिफिट होगा। इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है जी। तो जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ था ना 1991, उसके बाद ही आईटी आया था, ठीक है। ओके, चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एटीएम वगैरह, ई चेक वगैरह। चलिए बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होंगे, वो कहीं भी बैठा हो इन द वर्ल्ड बैंकिंग कर सकता है, इंक्वायरी ले सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है सर्विस के लिए, इशू कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो उसको, एनी टाइम बैंकिंग, मैनेजिंग फंड इन रियल टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली 24 आवर ऑफ द डे, कन्वीनियंस एक्ट, वो आसानी से अपना काम कर सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द बैंकिंग टू कस्टमर्स ओवर ए पीरियड टू पीरियड्स, कैश विद्रॉ कर सकता है एनी ब्रांच एटीएम के थ्रू, ऑनलाइन परचेज कर सकता है, गुड्स एंड सर्विस को ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। हाँ जी, आईटी से बैंक को क्या बेनिफिट है, इनोवेटिव स्कीम एड्रेसाइज कॉम्पिटिटिव प्रेजेंट ऑफ द बैंक्स एज टेक्नोलॉजी ड्राइवन बैंकिंग सेक्टर मार्केट। ये बहुत ही इनोवेटिव है, स्कीम निकल कर आई है जिससे क्या हुआ है, बैंक की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, बैंकिंग सेक्टर मार्केट जो है वो इंक्रीज हुई है। रिड्यूस हुआ है कस्टमर का विजिट, बार बार कस्टमर को बैंक पर नहीं जाना पड़ेगा। इंटर ब्रांच रिकन्सिलेशंस, इमीडिएट रिडक्शन द चांस ऑफ फ्रॉड, इससे फ्रॉड कम हो जाते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन कम हो जाती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से इफेक्टिव मीडियम प्रमोशन का एक अच्छा मीडियम है, ठीक है। उसके बाद
कस्टमर्स डेटा आसानी से इंडिविजुअलाइज, कस्टमलाइज, जैसे जैसे उनको चाहिए उस तरह उनका डेटा मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, आरबीआई कमेटीज, कुछ कमेटीज थी आरबीआई की। चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बोल कर बताऊंगी। देखिए, आरबीआई ने बहुत सारी जो हम कमेटीज थी उसको सेटअप किया था एंड कोऑर्डिनेट किया था बैंकिंग टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो देखिए पहली जो उन्होंने सेटअप की थी, देखिए वर्किंग ग्रुप्स ऑफ कंसीडर फिजिबिलिटी इंट्रोडक्शन, उन्होंने क्या, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये उन्होंने कोशिश किया था कि बैंक में ये आए, OCR टेक्नोलॉजी फॉर चेक प्रोसेसिंग, 1982 में उन्होंने ये बताया था। ठीक है जी, तो इसका रिकमेंडेशन था कि हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है टाइम प्रोसेसिंग को, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ चेक्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर के थ्रू हम अपना काम करना है। ठीक है, 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज में क्या था, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में हेल्प करना, किसके साथ, हमारी MIC टेक्नोलॉजी को यूज करना है, MICR टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उन्होंने फर्स्ट पेज में बताया था। सेकंड पेज में बताया था कि ऑल स्टेट कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स। ठीक है जी, तो ऑल द स्टेट कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर्स होने चाहिए। उसके बाद फाइनल फेज में उन्होंने बताया कि नेशनल क्लियरिंग टू बी इंट्रोड्यूस फॉर डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग द कंट्री इनटू 4 रीजनल ग्रेड्स, हेडक्वार्टर्स जैसे कि बॉम्बे, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कलकत्ता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस करना है बाय डिवाइडिंग द कंट्री, कंट्री को 4 रीजनल ग्रेड्स में। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर किधर होगा, बॉम्बे, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड कलकत्ता। हर एक रीजनल सेंटर परफॉर्म करता है 2 फंक्शंस, जैसे कि टू एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस और इंट्राग्रेड इंस्ट्रूमेंट के लिए एंड अरे अरे रुकिए भाई, हाँ जी, टू पार्टिसिपेट इन नेशनल क्लियरिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ ग्रेड, एक्स्ट्रा ग्रेड आउटसेशन टैक्स। मतलब उन्होंने कुल मिलाकर 1982 में जो कमेटी आई थी किसकी, आरबीआई की, उन्होंने बोला था कि आपको MICR यूज करना है। ठीक है, और कॉमर्शियल सेंटर डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक कमेटी आई 1984 में, कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कमेटी ऑन मैकेनाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर रंगराजन, C रंगराजन, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि बैंक शुड बी सेटअप सर्विस ब्रांच एट सेंटर, सेंटर लेवल पर वो क्या करेंगे, सर्विस ब्रांच सेटअप करेंगे, वर दे हैव मोर देन 10 ब्रांच, उनका कम से कम 10 ब्रांच से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद सर्विस ब्रांच सो सेटअप विल बी, उन्होंने कहा क्लियरिंग ऑपरेशंस ऑफ द बैंक्स एट ए पर्टिकुलर सेट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी MICR को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ MICR क्लियरिंग एट 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये जरूर से जरूर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इनकोडर्स, रिक्वायरमेंट फॉर इनकोडर्स एंड अडॉप्टिंग करना है स्टैंडर्डाइजेशन, चेकिंग फॉर्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन वर्क प्रोड्यूसर्स वर नेसेसरी एंड ट्रेनिंग द स्टाफ। समझे, उन्होंने MICR के बारे में बोला और बोला कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें MICR जरूर होना चाहिए, और आपको स्टैंडर्डाइजेशन चेक्स को फॉर्म जो उनको अडॉप्ट करना होगा, रीऑर्गेनाइजिंग करना होगा वर्क प्रोसेसर जो हमारा प्रोसीजर है उसको, और ट्रेनिंग करना होगा स्टाफ्स का। ठीक है जी, MICR के बारे में इन्होंने बोला था मेन। हाँ जी, उसके बाद था, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आता है तो, अरे भाई हाँ जी, चलिए कमेटी आई थी 1988 में, कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन, जिस पर थी
कंप्यूटराइजेशन इन बैंक्स, कमेटी इन कंप्यूटराइजेशन इन बैंक, की बैंक्स में भाई कंप्यूटर लैपटॉप ले आई। इसका चेयरमैन था डॉक्टर रंगराजन, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए फॉर सेटलमेंट ऑफ जो हमारे ऑपरेशंस वगैरह होंगे बैंक्स में, इन क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भुवनेश्वरम, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, इन सब में क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशनलाइजेशन किया था, MICR टेक्नोलॉजी होना चाहिए, नेशनल क्लियरिंग हाउस ऑफ इंटरसिटी चेक्स एट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होंगी उनमें MICR टेक्नोलॉजी एंड नेशनल क्लियरिंग हाउस ऑफ इंटरसिटी चेक्स होंगे। उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था वन वे कलेक्शन ऑफ द चेक्स ड्रॉ ऑन 4 मेट्रो सिटी फ्रॉम अहमदाबाद, बेंगलुरु, नागपुर एंड हैदराबाद। उसके बाद उन्होंने रूल कुछ रखाए थे, एंड रूल ऑफ द क्लियरिंग हाउस, ब्रांच लेवल कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, इम्प्रूव करना है कस्टमर की सर्विस को, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, एंड सेटअप करना था नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे हम ATM बोलते हैं। इन जो ये रिकमेंडेशन आई थी 1988 में, उसमें ही ये था कि ATM को सेटअप किया जाए, ठीक है, इन बॉम्बे में ATM एंड एयरपोर्ट्स पर, रेलवे पर, स्टेशन, हॉस्पिटल, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था ATM को सेटअप करना। हाँ जी। उसके बाद बैंक ब्रांच, चलिए, जिससे फंक्शन सच एज डिपॉजिट, विदड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट्स, अकाउंट वो आसानी से देख सके कस्टमर्स। और उन्होंने कहा था ऑल बैंक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका रिडक्शन द लोड ऑन कैश एंड चेक ट्रांजेक्शन आसानी से किया जा सके। कितनी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन दी थी। कंप्यूटराइजेशन होना है, MICR को टेक्नोलॉजी को लाना है, और क्या करना था जी, वन वे कलेक्शन ऑफ चेक्स, कुछ ये रूल निकाले थे, ठीक है, ब्रांच लेवल कंप्यूटराइजेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ATM को लॉन्च करना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह को लॉन्च करना है। हाँ, उसके बाद कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी इशू रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम, एक और कमेटी आई 1994 में, कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी इशू रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड थी। चेक क्लियरिंग हाउस, सिक्योरिटी सेटलमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, 1994 में आई थी ये। तो इसके चेयरमैन थे WS सार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे स्टेट बैंक ऑफ, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये कमेटी टेक्नोलॉजी, कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी इशू रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम से ऊपर था ये, ठीक है। इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EEFT, ठीक है, बैंक नेट कम्युनिकेशन नेटवर्क एज ए कैरियर, कि हमारे जो फंड ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होने चाहिए, ठीक है। MICR क्लियरिंग शुड बी सेटअप इन द ऑल द ब्रांच, जितने भी जो हमारा MICR होगा वो हमने सेटअप करना है, और हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो सेटअप करना है। एवरी 1 आवर्स ट्रांजेक्शन रिटेलर्स कस्टमर्स बैच एट द एंड ऑफ द डे, कह रहे कि स्टार्टिंग 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी से इसने स्टार्ट किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 1978 US से, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1984 UK। उसके बाद उन्होंने बोला था कि MICR को लाइए भाई मोर देन 100 बैंक्स ब्रांच में, ओके, जैसे कि इनका सेंटर होगा अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, सूरत, लार्जेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, उनका जो सेंटर होगा इधर होगा, और 100 बैंक्स में हमें MICR लाना है। और EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पर जोर दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी और आई, ये कब आई थी, 1995 में, कमेटी फॉर एंड पर्पजिंग लेगिस्लेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, किसके ऊपर थी ये, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट,
इसका चेयरमैन कौन था? समित के एस सेरे, प्रिंसिपल ऑफ लीगल एडवाइजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि ईएफटी शुड बी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए इमीडिएटली। ईएफटी को लाना जाना चाहिए अंडर सेक्शन 58 of RBI Act. Model customers contract agreement to be grow the banker customers. Relationship with the regard EFT should be adopt all the banks participating in the system. ये यही कह रहा है कि EFT को लाइए जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हाँ जी, चलो एक कमेटी और रह गई, उसको और इधर पढ़ लेते हैं। हाँ जी, एक पेज ले लेती हूँ मैं, इधर पढ़ लेते हैं। देखिए, एक कमेटी आई थी जुलाई 2016 में। किसकी है? सारी की सारी कमेटी आरबीआई की है भाई। आरबीआई ने 2016 में एक कमेटी दी जिसका डिप्टी गवर्नर कौन थे भाई? रामा गांधी। कौन थे? रामा गांधी, इनका डिप्टी गवर्नर थे एट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला था कि डेवलप करना है एप्लीकेशन फॉर डिजिटल करेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेजर्स। किसके लिए आती है? डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी कौन होती है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आपको ये जो हमारे नोट वगैरह हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसके लिए थी? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स। ठीक है, छोटी सी थी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंपोर्टेंस पढ़ लेते हैं बैंक का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखते हैं ये, उधर से पैसा लेते हैं, ये बैंक है। इन्होंने इसका सेविंग लिया, उधर इसको लैंड किया, स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो वन एक साइड से पैसा लेते हैं, ये हमारा जो, हाँ जी, बूम और डिप्रेशन आता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, उसको भी, इन्फ्लेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो इन्फ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो क्या करेंगे? सेविंग के लिए नए नए वो निकालेंगे जिससे लोग सेविंग करें। बैंक जैसे कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। अब लोग अपना पैसा गुड्स पर ना खर्च कर कर बैंक में जमा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, तो क्या हुआ? इन्फ्लेक्शन कंट्रोल हो गया। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसी निकालते हैं, स्टेबिलिटी रखते हैं इन इकोनॉमी में। क्रिएट मनी, बैंक जनरेट करते हैं मनी इन इकोनॉमी में बाय एडवांसिंग द लोन टू ऑल दोज हु आर नीड द फंड्स। जिनको फंड्स की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? ये फंड। एंड फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड्स, ये हेल्प करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। बैंक एक मर्चेंट की तरह काम करता है, कंडक्ट करता है ट्रेड बाय प्रोवाइड देम प्रॉपर पेमेंट फैसिलिटी। जैसे आप ट्रेड कर रहे हो तो ये पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट जैसे गारंटी प्रोवाइड करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद मनी ट्रांसफर करता है ये फंड रैपिडली, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, लोगों का सेविंग लिया, ठीक है, ये बैंक है, और उसको इन्वेस्टर्स को दे दिया। क्या किया? इन्वेस्टर्स को दे दिया। इन्वेस्टर उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे और अपना कंपनी का ग्रो करेंगे। उसके बाद इंश्योर करता है लिक्विडिटी को, मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बैंक्स के द्वारा। बैंक रेगुलेट करता है मनी का फ्लो, कि मनी का फ्लो, कि बूम डिप्रेशन आए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, अडॉप्टिंग एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करता है? मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेक्शन एंड डिक्रीज द मनी सप्लाई एंड डिफ्लेक्शन वगैरह को कंट्रोल करता है। प्रोवाइड करता है लॉन्स, इंकरेज करता है सेविंग, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है जिससे लोग क्या करते हैं? अपना सेविंग इंक्रीज करते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनको किसकी जरूरत थी? लोन की जरूरत थी, तो उनको वो लोन प्रोवाइड करता है और वो इन्वेस्ट करेंगे और उससे इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हाँ जी, आज का लेसन होता है यहीं ख़त्म। अब हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स,
क्या पढ़ेंगे जी? टाइप्स ऑफ, थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं, जनरल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ उसका पढ़ेंगे ना, तब देख लेंगे। तो चलिए छोटा सा और पढ़ा देती हूँ। ATM, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ग्रोथ, ये तो ग्रोथ तो ये है कि उसका ग्रोथ कैसे है। जैसे एटीएम कब आया था? एटीएम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, जून 2012 में। ठीक है, कितने एटीएम लगाए गए थे? 99,218 एटीएम को लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। तो न्यू प्राइवेट सेक्टर्स बैंक इन इंडिया, मोस्ट एटीएम्स ऑफ साइट एटीएम बिलोंगिंग टू सेबी। ठीक है, जो ऑफ साइट बैंकिंग थे, बहुत सारे ऑफ साइट बैंकिंग एटीएम लगाए गए, मतलब अंडर इंडिया। तो किसने लगाए? सेबी ने। ठीक है, और चलिए यही था इसके बारे में, कुछ और होगा तो बाद में पढ़ा दूंगी। कि बस यही डेट याद रखना है कि एटीएम कब आया था, जून 2012 में। पहले इतने एटीएम सेटअप किए गए थे, 99,218 एटीएम। ऑफ साइट बैंक, सॉरी, ऑफ साइट एटीएम स्थापित किए गए थे सेबी के द्वारा। और उसके बाद ऑन साइट, ठीक है, जो नेशनल लेवल पर सेटअप किए गए थे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है, बैंकिंग का। अब पार्ट 2 आएगा कल। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना टॉपिक कराऊंगी। थैंक यू सो मच। और छोटे छोटे टॉपिक्स भी आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।